बठिंडा से दिल्ली की ओर रवाना होते हुए टिकरी बॉर्डर से पहले, काफ़ी पहले, अभी हम लगभग आधे रास्ते से में पहुंच गए हैं। यहाँ हिसार टोल प्लाज़ा पे हम देख रहे हैं कि बहुत हज़ारों की गिनती में ट्रैक्टर्स यहाँ लंगर लगाया हुआ है हरियाणा के भाईचारे की ओर से, वहाँ हम खड़े हुए हैं। और यहीं लंगर छकते हुए हमें एक सरदार साहब मिले जो कि बेसिकली हरियाणा के रहने वाले हैं और उच्च कोटि की प्राप्तियाँ उनकी, और जो भारत के लिए खेलते रहे हैं, बाकी का उनकी जो परिचय है, जो उनका जो मानना है वो उनसे खुद से पूछेंगे। सो अभी हम आपको रूबरू करवाएंगे जो हरियाणा के भाई साहब हमें जो मिले हैं और जो खेती ऑर्डिनेंस मोदी गवर्नमेंट लेके आई है, इनके बारे में इनका क्या कहना है। सो बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार जी आपको। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ आपको भी जी आए ਨੂੰ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂ आप हिंदी भाषा में ज़्यादा बढ़िया बोल पाएंगे। हिंदी इंग्लिश में ठीक रहूँगा, इजी बता सकता हूँ कि पंजाबी तो ये पग सिंघू बॉर्डर पे हमारे सिख भाइयों ने जब सिंघू बॉर्डर पर 18 तारीख को हमने बोलने का मौका दिया तो उसके बाद ये पग उन्होंने इज्जत मान के तौर पे बांधी थी, तो उससे देखने में हम सिख लगते होंगे। बाकी बेसिकली तो हिंदी और जो है इंग्लिश में आपसे मैं जो है ठीक से बात कर पाऊँगा। सो वाकई एक हमें भी अभी नई बात पता लग रही है और आश्चर्यजनक है कि जब हम इनसे यहाँ आके मिले तो हमें लगा कि ये हमारे सरदार साहब हैं जो बेसिकली पंजाब से हैं, या पंजाबी बैकग्राउंड इनका पंजाबी है और ये रेजिडेंट हैं जो हरियाणा के हैं। बट अभी जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि जो इन्होंने पगड़ी बांध रखी है, टर्बन बांधी हुई है, ये टिकरी सिंघू बॉर्डर पे गए और जो पंजाबी भाईचारा है उनके साथ रहे हैं वहाँ पे, तो उन्होंने एक सम्मान चिन्ह इनको दस्तार दी है और इनका मानना है कि ये उस भाईचारे का प्रतीक है कि जो हरियाणा पंजाब भाईचारा आपस में ये एक है। सो फर्स्ट सबसे पहले जो हमारा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि आज हम आपको यहाँ हिसार टोल प्लाज़ा पे मिल रहे हैं, आज आप यहाँ हैं, बट इससे पहले आप वहाँ बॉर्डर पे कितने दिन रुक के आए हैं, या क्या क्या वहाँ आपने देखा और क्या आपका कारण क्या रहा वहाँ जाने का। कारण तो ये जो नहीं हमारी अंतरात्मा से जुड़ा हुआ आंदोलन है, जन आंदोलन है, किसान मजदूर की आत्मा से जुड़ा हुआ है, उनकी ज़मीर और ज़मीन से जुड़ा हुआ है। उनके जो नहीं हर तरह से जो हक हकूक़ उनके साथ अन्याय और जुल्म जो सरकार कर रही है, जालिम सरकार, जो मैं कहता हूँ कि ये मनुस्मृति के बारे में आप जानते हो, मनुस्मृति को मानने वाली मनुवादी लोगों की सरकार है। उसके साथ साथ इनमें इतना अहंकार है जिसका कोई अंत नहीं है। सो इस अहंकार के तहत ही इन्होंने, आपको ये लगता है कि ऐसे ऑर्डिनेंस लेके आए हैं कि जिससे अपन देख रहे हैं जैसे कि लाखों करोड़ों की गिनती में लोग जो आज अपने अपने कामों में मशरूफ़ होने चाहिए थे, वो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ व्हीकल्स लेके दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। सो ये क्या आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट का कोई अच्छा इनिशिएटिव है, या गवर्नमेंट का ये अहंकार है कि जी इतने लोगों की फरियाद उनके पास पहुँच नहीं रही, जा वो सुनने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट मैंने बताया ना आपको मनुवादी प्रवृत्ति के लोगों की है, और ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को सर्वोपरि मान के इन लोगों के साथ जुल्म ज्यादती कर रही है। इस तरह के काली करतूतें, जो 3 कानून जो हैं, इनको ला करके जो 85% जनता इस देश की किसान से जुड़ी हुई है, किसानियत से जुड़ी हुई है, उसको लाचार और बेबस बनाने का उनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इन 3 काले कानूनों के माध्यम से। सो आपको लगता है कि ये एक धार्मिक विचारधारा पे भी चल रहे हैं? नहीं, सरकार जो आज है बीजेपी आरएसएस, ये धार्मिक से इसका कोई मतलब नहीं है। इनने तो जो पहले भी बाबर के आने से पहले भी ये हालात थी, मनुवादी व्यवस्था, मनुस्मृति के बारे में आप पढ़ो, और ये अंग्रेज़ों के जाने के बाद हमारा जो संविधान बाबा साहब के द्वारा जो लिखा गया पूरे देश की अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए, वो संविधान इन लोगों के आगे अड़ा हुआ था, और ये धीरे धीरे संविधान को जो ना ख़त्म करके मनुस्मृति उसी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। और उसी कड़ी में ये पहले मुस्लिम को टारगेट बनाया, बीच में शेड्यूल्ड कास्ट को वो एट्रोसिटी एक्ट के उसमें टारगेट बनाया, और अब जो नहीं किसान मजदूर
जो 85% जनता की इंसानियत से जुड़ी हुई है उसको टारगेट बनाए हुए हैं कि लाचार और बेबस इस देश की जनता हो जाए, जो संविधान में हक हकूक मिले हुए हैं सरकार बनाने के और दूसरे जो ना जीवन यापन करने के, मानव का भला करने के लिए, मानव जाति का जो विकास हो, वो चीज़ें संविधान में हमारे लिखी हुई हैं। उस संविधान से देश चलता था, उसको ये धीरे धीरे ख़त्म करके अपनी मन मर्जी का, यानी 15-85 का जो हम चर्चा पहले भी की है, 15% लोग 85% जनता को लाचार और बेबस बना करके राजशाही जो ना हिसाब किताब बनाना चाहते हैं। सो बट जैसे कि आपने कहा कि ये संविधान को कुचल के सब कुछ किया जा रहा है, बट जो हर बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक उनकी, वैसे तो देखो हम भी हर रोज़ देख रहे हैं कि इतना बड़ा जो जन आंदोलन चला है, जो इतना हाई लेवल पे चला गया कि इतनी ज़बरदस्त गैदरिंग एक जगह पे हो जाएगी, किसी को अनुमान नहीं था। शायद मुझे नहीं लगता कि जो पर्सनली भी कभी नरेंद्र मोदी जी ने या जो भी उनके बंदे हैं जो जिन्होंने ये चीज़ पारित करवाई है, उन्होंने कभी सोचा होगा कि ऐसा विद्रोह हमारे विरुद्ध पैदा हो जाएगा। बट जब भी थोड़ी बहुत स्टेटमेंट ये लोग देते हैं तो उसमें ये इनकी ओर से अक्सर यही कहा जाता है कि ये संविधान के तहत ही हमने इसकी जो अपनी संविधान की मर्यादा को रखते हुए जो एक कानूनी प्रक्रिया है, हमने उसके तरीके से ही इन जो 3 हम ऑर्डिनेंस लेके आए हैं उसको लाया जा रहा है। बट आपका जो आरोप है कि जी ये संविधान को कुचलने की कोशिश है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई आप सही हैं? ये तो हमारे देश की जनता के अलावा पूरे दुनिया के देशों ने देखा है कि ये तीनों ऑर्डिनेंस जब राज्यसभा में आप लोगों ने भी देखा है, पूरी मीडिया ने देखा है, वह किस तरह से इसने हा उला करके ज़बरदस्ती गुंडागर्दी टाइप में जो पास करवाए हैं, उन्होंने वोटिंग नहीं होने दी, हा उला करके बोला ये ध्वनि मत से पारित हो गया। इससे बड़ी गुंडागर्दी और संविधान कुचलने का जो ना परिणाम आपको क्या देखोगे? सो कहीं ना कहीं इनकी ओर से ये माना जा रहा है कि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गुंडागर्दी है। सो उस गुंडागर्दी में आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जी जो कोरोना का काल था, जिस कोविड के दौर में भारत की जनता को ये लग रहा था कि देश की सरकार हमें बचाने में लगी हुई है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ झलक रही है कि उस शांति में जो एक साइलेंट टाइम रहा, एक पर्टिकुलर स्पैन आया ऐसा समय का कि लोग बाहर नहीं निकलते थे, किसी और काम पे, गतिविधियों पे किसी की निगाह नहीं था, उस समय का फ़ायदा उठाते हुए कुछ ऐसा ऑर्डिनेंस बनाए गए। बिल्कुल, ये प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत कोरोना नाम की बीमारी इस देश में लाई गई। सरकार पूरी तरह से इस मामले में लोगों को डर दिखा करके, जैसे हमारे पाखंड में जो हिंदू देवी देवताओं का डर, मंदिरों का डर जो है, भाई इसकी पूजा करो, इस पत्थर की पूजा करो, इसकी ना करो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से कोरोना नाम की बीमारी पे इन नकम्मी सरकार ने राजनीति की है, सियासत की है, लोगों को जो ने डराया है। बीमारी इंडिया में कोरोना नाम की थी ही नहीं, ना आज है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये आप। मैं बिल्कुल सोच समझ के पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सोच समझ के कह रहा हूँ। इसमें कहीं से भी अगर कोई झूठी बात कोई भी साबित कर दे इस देश का, तो मैं जो चाह सजा दोगे वो ले लूँगा। सो ये काफ़ी हाई लेवल का एक चैलेंज भी कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो इन्होंने अभी कहा कि इनका ये मानना है कि कोरोना जो एक बीमारी है, जिससे जो हमें या सबको ये लगता था कि हमारे देश में कोविड एक बहुत ख़तरनाक डिजीज़ घुस गई है। सो इनका ये मानना है कि वो बीमारी अपने यहाँ पे थी ही नहीं और ऐसा कोरोना नाम का कोई वायरस आया ही नहीं। और यहाँ तक इनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि ये कह रहे हैं कि अगर कोई हमारी इस बात को झूठी साबित कर सकता है तो कोई भी पनिशमेंट हमें मिले तो हम वो भी अपने ऊपर बियर करने को तैयार हैं। सो एक चीज़ और जो आपने कहा कि 15% लोग, 85% जो पॉपुलेशन है उसको लाचार बनाने की फिराक में है। सो वो 15% कौन है? कोई सरकारी नुमाइंदे हैं, कोई मिनिस्ट्रीज़ हैं? क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे जो दिमाग चल रहा है वो किसका है और ऐसा क्या प्रोपेगेंडा, ऐसा क्यों रचा जा रहा है? 15% वो पॉपुलेशन है टोटल देश की जो सोच विचार से मैं तो कहूँगा कि उनकी जो मानसिकता अपंग है, वो लालसा और एक दवेश भावना, एक मतलब जनता को पूरी तरह से, आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको तो ना बाबर के आने से पहले वो व्यवस्था थी।
राजा का बेटा, पड़पोता, गड़पोता, सड़पोता जो नहीं राज करते थे, महलों में रहते थे, किलों में रहते थे, और बाकी जनता हमारी पेड़ों के नीचे या अपनी झोपड़ियाँ बना करके जीवन यापन करती थी और सिर्फ जीवन दान की भीख मांगती थी, भाई हमारे को परेशान ना करो। वही व्यवस्था ये लाना चाहते हैं। यही मनुवाद में है और मनुस्मृति में यही चीज़ है। सो इसका भविष्य आपको ये लग रहा है कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम ये जनता जो हमारे देश की है वो ये भीख मांगेगी कि हमें जिंदा रहने दो। सो ऐसा एक स्टार्ट हो गया है, कुछ ऐसा कीजिए, अब धीरे धीरे ये बढ़ता जाना है, या यहीं रुकने की आपको कोई आशा लग रही है कि कुछ आगे जाके कुछ अच्छा भी होगा? उम्मीद तो देखो अच्छे की जाती है। जब हमारी 85% जनता आज इस किसान आंदोलन में, इस जन आंदोलन में एकजुट है, उम्मीद तो यही करी जाती है कि जान माल का नुकसान ना हो और ये जो सियासत पे आज काबिज हैं इन लोगों की बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए और ये जो ना नुकसान ना हो। तो ऐसी सोच है। पर आरएसएस नाम की जो बहुत बड़ी कोरोना और दूसरी बीमारी कैंसर कुछ भी नहीं है। आरएसएस इस देश के लिए बहुत बड़ी बीमारी है। सो एक खतरनाक एक रूप अख्तियार कर रही है कि जो देश को खा रही है। आरएसएस की उपज है बीजेपी। तो ये सारी की सारी इतना खतरनाक वायरस है इस देश को खोखला करने वाला। पहले भी खोखला किया था और अब ये संविधान की वजह से नकम्मे आदमी ये कहते हैं कि चाय बेचने वाला और ये वो जैसे भी है, प्रधानमंत्री संविधान की वजह से बने और संविधान से देश चलता था। तो इन लोगों की आरएसएस की विचारधारा यही है कि मनुस्मृति लागू हो, मनुवाद का बोलबाला हो, सारी दुनिया लाचार हो, बेबस हो और 15% जो ओछी सोच के जो लोग हैं, आरएसएस जो मेन है उसका हेड क्वार्टर ये बोलिए आरएसएस जो ना वो इनको लाचार और बेबस करके मनुस्मृति के हिसाब किताब से ये देश को चलाएं। सो पीछे आरएसएस का बोलबाला झलक रहा है कि ये सरकार को कोई तीसरी बॉडी है आरएसएस नाम की वो चला रही है। और बट जो इन्होंने किया, जो ये ऑर्डिनेंस लेके आए सरकार की ओर से, शुरू से एंड तक यही कहा गया कि ये किसानों की भलाई के लिए है, इनकी अपलिफ्टमेंट होगी, इसमें इनका डेवलपमेंट होगा, किसान जो है ओपन मार्केट में इसकी आज दशा इससे ऊपर जा पाएगी। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ कभी पॉसिबल है कि ऐसा करने से ही किसान का सुधार हो सकता है? तीनों ये जो काली करतूत हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग से, बहुत बड़ी साजिश से और काफ़ी सालों का, इससे पहले कांग्रेस पार्टी भी ये बिल लेके आई थी, ये बहुत बड़ी साजिश है और ये 1-2 साल की नहीं है, ये काफ़ी सालों से षड्यंत्र रचा जा रहा था। आज ये मेजॉरिटी में जो मैं बता रहा हूँ 15% लोगों की सोच जो मेजॉरिटी में आ गई है और आज ये पूरा करने पे मैं तो आपको ये भी बताता हूँ, निचोड़ बताता हूँ। मोदी के बाप का मेरे ख्याल से इस देश के लोगों को नहीं पता। मैं बताता हूँ, इसका असल बाप मोहन भागवत है जो आरएसएस का संचालक है और इसकी माँ बीजेपी है। वो तो ये बाप इनका मोहन भागवत है, तो जो माँ है वो बीजेपी है। तो इसकी अच्छी सोच हो ही नहीं सकती, स्वाभाविक बात है। जो इसका डीएनए है, जो इसके अंदर मटेरियल है, वो आरएसएस और बीजेपी का है। माँ और बाप मैंने आपको बता दिए। तो अच्छी सोच, अच्छा काम ये कभी करे नहीं सकता। सो आरएसएस और जो बीजेपी है, इनकी केमिस्ट्री ऐसी है कि इनकी सोच कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल अच्छी हो ही नहीं। मैं बताया ना आपको, ये टोटली जो ना मनुस्मृति और मनुवाद को ही जो ना हैवी करना चाहते हैं। ओके, जो इनकी कोशिश रही स्टार्टिंग में, शायद थोड़े किसानों में इस चीज़ को लेके आक्रोश था कि जी ये गलत किया गया, बट जो आज हम जन आंदोलन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऐसा सैलाब, जन सैलाब किसी सरकार के फैसले के विरोध में कभी पहले नहीं उमड़ा होगा। अपने देखने में शायद नहीं हुआ होगा, इतिहास में कुछ रहा हो तो क्या कह सकते हैं। सो अब मीटिंगों का दौर चल रहा है, मीटिंग पे मीटिंग चल रहा है। क्या लग रहा है कि ये एक नाटक रचाया जा रहा है, या इसका कोई आगे जाके कोई फल मिलने वाला है कि जो एक ये जो मैटर है ये सॉल्व होता दिख रहा है आपको? मीटिंग के माध्यम से इस जन आंदोलन को बरगलाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, डिले किया जा रहा है। डिले इसलिए किया जा रहा है, वो अपने षड्यंत्र जो उन्होंने बना रखे हैं उसको कहीं न कहीं से इस आंदोलन को अपनी अच्छी सोच से, अच्छी करतूतों से इसको जैसे तैसे जो ना दमनकारी जो दबाया जाए। तो भटकता हुआ लग रहा है आपको आंदोलन की कहीं भटक रहा है, या जाए वर्ग लाए जा रहे हैं तो वर्ग ले रहे हैं, या किसी के पीछे चल रहे हैं और के? नहीं, हमारे जो सैकड़ों संगठन हैं इस देश में, किसान यूनियन के, मजदूर यूनियन के, और उनके जो अगुवा लोग हैं वो बड़ी अच्छे सूझबूझ वाले मानता हूँ मैं।
और अच्छी सूझबूझ का उन्होंने परिचय भी दिया है। उनकी कोशिश तो यही है कि आंदोलन में जो ना सही दिशा और दशा में जाए, और ये जो दमनकारी नीति है इस सरकार की, इनके जो षड्यंत्र हैं वो किसी भी सूरत में कामयाब ना हो। अभी आपने देखा होगा कुछ एक लड़का पकड़ा भी है। वो क्या लग रहा है कि ये वाकई सरकार की ओर से ही भेजे लग रहे हैं कि ऐसे बंदे जो वहाँ पे ट्रेस हुए हैं कि जी जो कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर दिए गए थे कि हमने किसानों की ओर से गोलीबारी करनी है ताकि ऊपर उधर से एक सेल्फ डिफेंस में आगे से और गोलीबारी हो सके, कि पुलिस को जब जो सरकारी एजेंसी है उनको मौका मिले कि जी ये जो अब विद्रोह है वो भटकता है और ये जो हिंसक हो गए हैं, या कुछ ऐसा है? ये बिल्कुल ये 1000% सच है। और ये बात हम भी एक वकील होने के नाते या सूझबूझ रखते हैं इस नाते हम बताते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के वकील आप सुनते होंगे भानु प्रताप सिंह जी, वो सरेआम बताते हैं ये बात। ये जो आरएसएस जो मैंने बोला था, इसमें जो इनके वर्कर हैं उनमें इतनी कट्टरता है, वो इस आंदोलन को भटकाने के लिए, फैल करने के लिए, दबाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। तो ऐसा भी किया जाएगा कि जी किसान आंदोलन के बीच में घुस के ऐसे कुछ काम कर दिए जाएं ताकि ये आंदोलन भटक जाए और जो इनका मिशन है और जो ये अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं वो हिंसावादी बन जाए? ये आप मीडिया के साथी आपने पहले देखा भी है, शाहीन बाग में और दूसरी जगह भी जो आरएसएस के जो वर्कर हैं वो पुलिस की ड्रेस पहन के बिना नेम प्लेट लगाएं कितना उन्होंने खून खराबा किया है। तो हमें तो यहाँ पूरी इस बात का मतलब शंका है, तो वो लोग हमारे किसानों में घुस के पुलिस को मार देंगे, मिलिट्री के जवानों को मार देंगे, और फिर वो जवान और पुलिस हमारे किसानों पे गोलियां चलाएंगी, और फिर किसानों के खिलाफ 302 के पर्चा दर्ज होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो साधन ट्रैक्टर वगैरह, इनको जब्त कर लिया जाएगा। तो ये तो हमें पहले से शंका इस बात की है, और ऐसा हो सकता है। इस आंदोलन को दबाने के लिए ये जो ना अहंकारी और घमंडी सरकार और ये प्रधानमंत्री और इसके मंत्री ऐसा कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऐसी कोशिशें सरकार की ओर से की जा रही हैं। सो इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की चिंता नहीं झलक रही कि अब उनको लग रहा है कि जी हम बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, अब कैसे भी इसको ख़त्म करने की कोई कोशिश की जाए और वो कामयाब नहीं हो पा रहे? सरकार को अपने जो 400 एमपी की जो है भीड़ वो दिखती है। भाई सरकार जो बनती है एमपी से बनती है, लोगों से कोई मतलब नहीं है। लोगों की ज़रूरत इलेक्शन में पड़ेगी, और इलेक्शन में इनके पास ईवीएम है, वो भी एक बहुत बड़ा जो ना इनका घमंड का वो कारण है। ईवीएम का जो मिसयूज़ सारी दुनिया देख रही है। तो इसका मतलब वोटर्स की वोट्स पे सरकार नहीं बन रही? नहीं, 2013 में वामन वेसराम जो वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पेटिशन पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हुआ है कि भाई ईवीएम से इलेक्शन जो ना सही नहीं हो सकता, इसमें शक की गुंजाइश है, और वो उसके बाद उसको नहीं अपना रहे। और ये जो अब ट्रैक्टर मार्च जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे निकालने का आयोजन किया जा रहा है, क्या लग रहा है? जैसे हम देख रहे हैं बहुत उच्च गिनती के में ट्रैक्टर और जो उसमें ट्रालियों में लोग भर भर के अपना पहुंच रहे हैं, अपने खुद के खर्चे से जा रहे हैं, सारा बंदोबस्त अपना खान पान का, रहन सहन का सब साथ लेके जा रहे हैं। क्या लग रहा है उस दिन, क्या ऐसा माहौल क्या होने जा रहा है क्या कि सरकार के ऊपर इसका दबाव पड़ेगा, या कुछ इससे कुछ नहीं होने वाला है? क्या लग रहा है आपको? देखो, हम तो सोचते हैं, हर किसान मजदूर सोचता है देश का। तो ऐसी घनता ट्रैक्टरों की बनती जा रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा इससे असर पड़ेगा? वो तो हमारी सोच है, भाई दबाव पड़ना चाहिए, पूरे देश का किसान और मजदूर इस जुल्म के खिलाफ एकजुट है। पर जो इतना घमंड और अहंकार की जो परत है ना मोदी के और उसकी सरकार पे, वो इसको कुछ नहीं समझते। वो तो अपने 400 एमपी और उनको देखते हैं, इसके अलावा उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। कोई क्या कर रहा है, कोई वैल्यू नहीं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ ये बातचीत की। और हमने पहले ये था कि परिचय आपका हम स्टार्टिंग में लेंगे, तो बट नहीं, पहले आपसे बातचीत करनी थी हमें। आप अपना परिचय, हमने आपका जो कोट आपने पहन रखा है इस पे इंडिया और अशोक वीर चक्र बना हुआ है, सो हमें लग रहा है कि आप सम्मानित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ही हैं। आज गवर्नमेंट के विरुद्ध करना पड़ रहा है, उनके अपोजिशन में आना पड़ रहा है कि जी सरकारी फैसले ये गलत जा रहे हैं। सो क्या आपकी प्राप्तियां, आप खेल से जुड़े हुए हैं या खेती से, खेत से जुड़े हुए हैं? क्या बैकग्राउंड क्या रहा पहले आपका? मेरी जो ना, मैं मजदूर परिवार से संबंध रहा मेरा, और मैंने हर तरह के जो ना चीज़ें, अनुभव जो अभाव के,
गरीबी के सारे अनुभव मैंने अच्छी तरह से नज़दीक से देखे हैं। और मैं आज इस आंदोलन के बारे में ये कहूँगा कि जो आज किसान और मज़दूर को ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि इस देश में जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं वो जो ना मुकाबला इसका नहीं कर पा रही, विपक्ष वाली बात, वो विपक्ष की भूमिका आज किसान मजदूर को निभानी पड़ रही है। तो विपक्ष फेल है इस मामले पे, विपक्ष बिल्कुल जीरो साबित हुआ है। बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। जितने भी सियासी और बीजेपी के सामने जितनी पार्टियां हैं, जितने एमपी, चाहे बड़ी पार्टी कांग्रेस को मानते हैं, सब फेल हैं, टोटली फेल। आज इस मजबूरी में जो है किसान मजदूर को विपक्ष में जो है खड़ा होना पड़ा लठ लेके। सो काफ़ी कुछ इन्होंने जो आरोपण प्रत्यारोपण की जी सरकार की ओर से जो किया जा रहा है, बहुत नाराज़गी है। और आने वाले समय में इनका समाधान इनको लग रहा है कि जी होता हमें दिख रहा है, सरकार को मानना चाहिए। और कोई मैसेज कि हमारे चैनल के माध्यम से आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जी ये मसला जो है इसका क्या समाधान क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं यही कहूँगा कि आपको लोगों ने बड़े दिल से वोट दे करके, इज्जतमान दे करके, संवैधानिक हिसाब किताब से आपको जो ना एमपी और मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बनाया है, तो आप थोड़ा सा पे बैक करें और इस जनता की आवाज़ सुने और अपने ज़मीर की भी सुने और इतना जुल्म ना करे। जुल्म औरंगजेब ने भी किया था, जुल्म दूसरे और जो राजा महाराजा जो आए इस देश को लूट के भी ले गए, उनने भी किया था। उनकी जो हालात है उसको देख करके अपनी अंदर की जो आवाज़ दिल की सुन के ये तीनों काले कानून पार्लियामेंट का सेशन बुला के वापस ले ले और किसानों से गलती मान ले और इस देश की व्यवस्था को ठीक से चलाए। सो क्लियर कट एक मांग रखी जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ओनली एक ही सल्यूशन जो दिख रहा है कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए और उसके बाद किसानों से एक माफ़ी भी मांगी जाए कि जी जो हम कर दिया था, जो हमने, वो हमारी गलती थी और हमने इन कानूनों को वापस लेके अपनी गलती को मान लिया है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक धर्म है, जहाँ उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी व्यवस्था को सही तरीके से चलाना, पूर्ण तौर से संचालित व्यवस्था को चलाएं और अपना काम सही तरीके से करते रहें। कैमरामैन जगदीप सिंह के साथ अक्स पंजाब दा चैनल के लिए मैं सतवीर सिंह, धन्यवाद।